हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, और वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। अब आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं कि आज जो है करंट अफेयर्स में क्या है हमारे पास नए न्यूज़। और आइए लेट्स हैव अ लुक। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन Shri Amit Shah inaugurates the headquarters of the National Turmeric Board in Nizamabad, तेलंगाना। नेशनल टर्मरिक बोर्ड चर्चा में रहा क्योंकि इसका इनॉग्रेशन हुआ है अभी। हालांकि इसके ऊपर चर्चा तो बहुत पहले से चल रहा था, बट ये क्या है कि यहाँ पर इस पे वर्क जो है वो पहले से चल रहा था, बट ये क्या है कि इसका इनॉग्रेशन क्या हुआ है, अभी हुआ है। सो दैट्स वाई दिस इज ए न्यूज। हांगकांग कन्वेंशन, अब ये हांगकांग कन्वेंशन किस पर्सपेक्टिव से है, क्यों है, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। और उसके अलावा है सेंट्रल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स। अब ये कौन सा स्कॉलरशिप इस जो है स्कीम है जो कि हम लोग देखेंगे, जो कि क्या है, रिलेटेड है, विद्यार्थियों से संबंधित है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग, आज का जो पहला न्यूज है हमारा, हम लोग उसके संदर्भ में यहाँ पर देखेंगे कि आज के फर्स्ट न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन निजामाबाद, तेलंगाना। तेलंगाना निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड की क्या हुई है, स्थापना हुई है या उसका उद्घाटन हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे मायनों में, बहुत सारे संदर्भों में। आइए इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि क्या महत्वपूर्ण न्यूज है इससे संबंधित। So, Union Home Minister and Minister of Corporation Shri Amit Shah today inaugurated the headquarters of the National Turmeric Board in Nizamabad, तेलंगाना। तेलंगाना निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। अगर इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इस अवसर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अन्य और भी जो मंत्री हैं अलग अलग विभाग से, वो भी क्या थे, यहाँ पर सम्मिलित थे, वो भी यहाँ पे क्या थे, यहाँ पर थे। अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो है यहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के उद्घाटन के संदर्भ में यहाँ देखेंगे कि श्री अमित शाह जी ने यहाँ पर, आज 1 सेकेंड, हाँ, in his address, Union Home Minister and Minister of Corporation Amit Shah stated that the Prime Minister Shri Narendra Modi has fulfilled the 40-year-old demand of millions of turmeric farmers across the country, okay, especially in Telangana, by establishing the National Turmeric Board. यानी इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपने संबोधन में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करके देश भर, विशेष करके हम लोग क्या देख रहे हैं, तेलंगाना के लाखों हल्दी किसानों की 40 साल पुरानी मांग को क्या किया गया है, पूरा किया गया है। इट मीन्स कि जो आप देख रहे हैं टर्मरिक बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये डिमांड कोई एक दिन का नहीं था, कई दिनों से इसकी डिमांड, यानी कई सालों से हम क्या देख रहे हैं कि दिस वाज ऑन डिमांड की नेशनल टर्मरिक बोर्ड को क्या किया जाए, स्टैब्लिश्ड किया जाए, ठीक है ना। ये बहुत पहले से ये बातें चल रही थी और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं से एक विजन क्लियर होगा दैट किस तरह से हमें काम करना है। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, आइए। He said that the promise made by the Prime Minister to turmeric farmers across the country, particularly in Telangana and Nizamabad, is being fulfilled today. उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि विशेषकर अगर देखा जाए यहाँ पर देश भर में जितने भी हल्दी उत्पादन से जुड़े हुए किसान हैं, विशेषकर जो तेलंगाना और निजामाबाद के किसान हैं, उनसे जो किया गया वादा था वो क्या हुआ, यहाँ पर पूरा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो टर्मरिक के संदर्भ में, यानी कि जो हल्दी बोर्ड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या क्या भविष्य में, और क्या क्या इसके जो है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए कि भाई इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं कि अगर टर्मरिक बोर्ड स्टैब्लिश्ड हुआ है तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बातें क्या है यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है यहाँ पर इसके मामले में। तो इसमें ये है यहाँ पर टर्मरिक बोर्ड। अब देखिए, इसकी दो बातें आपको ध्यान रखनी है दैट कि भाई इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, यहाँ पर इसके लाभ क्या होंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से किसानों के क्या थे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं,
ठीक है ना, ये क्या था, डिमांड था। तो देखिए अब क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, गुणवत्ता। whenever we are talking about that, तो इट मीन्स द क्वालिटी। ओके, क्वालिटी बहुत मैटर करता है। इसके अलावा जैसे हम जो भी हल्दी क्या कर रहे हैं यहाँ से, मान लीजिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो हमें वर्ल्ड लेवल पर डिपेंड ये करता है कि हमें वर्ल्ड वाइड, है ना, हमारा कोई एक जगह का ये नहीं कि हमें सिर्फ भारत भर में, वैश्विक स्तर पर हम भारत के हल्दी को किस प्रकार से जो है पहुंचा रहे हैं, क्या वहां के जो मानक हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, उसको हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये इसको क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा। तो इसमें क्वालिटी हो गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी आप देखेंगे, जहां पर भी हल्दी का प्रोडक्शन हो रहा होगा या कोई भी सामान का अगर प्रोडक्शन होता है, तो वो अपने आप क्या होता है कि उससे संबंधित दुनिया के अन्य जगहों पर भी उसका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे में कंपटीशन क्या है, बढ़ जाता है। तो हमें जरूरी क्या है, हमें जरूरी है मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस होना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या हम उस कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मार्केट में सरवाइव कर पा रहे हैं। सो वी आर सर्वाइविंग और नॉट, ठीक है ना। तो हमें सरवाइव करने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि हमें उस कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखना है। हम उस गुणवत्ता पर क्या होने चाहिए, खरे उतरने चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग whenever we are talking about the turmeric board, so what is the benefits of this turmeric board, तो यहां से क्या होगा, यहाँ पर अच्छा एक चीज और है, टर्मरिक बोर्ड के स्टैब्लिश्ड होने से R&D, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेगा एक तरह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जब रिसर्च एंड जब आप शोध, यहाँ पर शोध कार्य जब शुरू होगा, तो इट मीन्स कि उसमें हम कुछ नए आयाम भी जोड़ सकते हैं, है ना, हम कुछ नए टेक्निक्स भी जोड़ सकते हैं कि हम इसको और कैसे इम्प्रोवाइज करें। तो कहीं ना कहीं से ये क्या रहेगा, इट शुड बी रियली हेल्पफुल। जो टर्मरिक बोर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है इसके संदर्भ में अगर देखा जाए, ठीक है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो निजामाबाद है ये दशकों से, नॉट अभी से नहीं, दशकों से ये हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बेसिकली निजामाबाद हैज बीन known as the turmeric capital for decades, and farmers here have been cultivating turmeric for centuries, yet it has not reached the global markets। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दशकों पुराने हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्दी की क्या हो रही है, खेती हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनकी बाजार तक, यानी वैश्विक बाजार जिसको हम कह रहे हैं, भारतीय बाजारों की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है, हम वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमें क्या करना होगा, यानी इस टर्मरिक बोर्ड के एस्टैब्लिशमेंट से मे भी क्या होगा कि नए आयाम, मैंने अभी आपसे बताया कि बहुत सारी जो है वो इंटरनेशनल जो भी पैरामीटर्स हैं हम उसको क्या करेंगे, फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे कि जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो स्टैब्लिश्ड हुआ है, तो आने वाले 3 से 4 साल में ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि जो निजामाबाद की हल्दी है ये दुनिया के कई देशों तक पहुंच जाएगी, जो अभी तक ये पहुंच नहीं पाई है। सो व्हाट वी कैन सी दैट इन निजामाबाद टर्मरिक विल रीच मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो हल्दी बोर्ड आप देख रहे हैं, हल्दी बोर्ड के बेनिफिट्स हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले समय में। जैसे कि जो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, देखिए होता क्या है कि कई जगह पे आप देखेंगे क्या कि जो उसमें 1 सेकेंड यहाँ ये, जैसे इसमें जो बातें यहाँ पर कही गई हैं कि हल्दी की गुणवत्ता और सुरक्षा, जो अभी हमने आपसे बात किया कि वैश्विक मानकों जो भी पैरामीटर्स है हम उसको क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ समझिएगा जैसे कि उचित जो है पैकेजिंग की व्यवस्था की जाए, किसानों को हल्दी की कटाई के तरीके के बारे में प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जाएगा, ताकि निर्यात संबंधी किसी भी बाधा से बचा जा सके। इट मीन्स व्हाट वी कैन सी दैट इट विल इंश्योर दैट द क्वालिटी एंड द सेफ्टी standards of Indian turmeric meet global benchmarks, arrange appropriate packaging and provide training and skill development to farmers
on how to harvest turmeric to avoid any export related obstacles। देखिए कुछ हाल में बीच में कुछ ऐसे न्यूज आए थे कि सिंगापुर ने जो हमारे मसाले थे है ना उसमें शायद वो उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं गया, तो वो मसालों को क्या कर दिया गया, भेज दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं ना घटे, है ना। हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो बाहर के मार्केट्स हैं उनसे वो क्या करे, आराम से इजीली compete कर सके, इजीली फाइट कर सके, और फिर उससे हम क्या हो सके, हम एक वैश्विक जो पहचान है हम वो बना सके यहाँ पर। तो उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि इसमें और क्या है कि हल्दी के जो जैसे स्वास्थ्य लाभों पर अनुसंधान विकास किया जाएगा ताकि इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोविड, है ना, जब कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे वो जो समय था, आप देखेंगे कि उस टाइम पर फिर ये एक रिसर्च आया कि चूंकि भारत के लोगों के खाने में, फूड में हल्दी की क्वांटिटी होने की वजह से कहीं ना कहीं से क्या रहा है कि उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो बनी रही, और कहीं ना कहीं से ये ज्यादा जो है हार्म नहीं किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेथ्स नहीं हुए, काफी ज्यादा, मतलब आंकड़े तो बहुत ज्यादा हैं हर जगह पे, लेकिन उस हिसाब से कंपेरेटिवली आप देखेंगे कि इम्यूनिटी डेवलप होने में जो है हल्दी का एक बहुत बड़ा रोल वहां पर बोला गया कि भाई हमारे खाने में हल्दी के कंजम्पशन ने क्या किया है, एक बड़ा रोल प्ले किया है। तो इसके अलावा भी अगर देखा जाए कि बॉडी में जो है कई तरह से स्वास्थ्यवर्धक लाभ जो है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, हल्दी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे सो व्हाट वी कैन सी कि ये एंशियंट टाइम से हम देख सकते हैं कि इसका क्या है, अपना एक महत्व रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है ना, हेल्थ को लेकर के, हेल्थ पर्सपेक्टिव को लेकर के। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए तो हल्दी के संदर्भ में आने वाले समय में, यानी अगर देखा जाए यहाँ पे कि खास तौर से ये भी है कि जो क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हल्दी का प्रोडक्शन जो है कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए यहाँ पर जो है बेनिफिट्स हो जाए। जैसे कि एज पर द अमित शाह जी, लाइक ही मेंशन्ड दैट इन 2025 turmeric farmers received a price of 18,000 to 19,000 rupees per quintal for turmeric, and efforts will be made to ensure farmers receive an additional 6 to 7,000 rupees per quintal in the next 3 years। जैसा कि अभी इसके उद्घाटन समारोह में अमित शाह जी ने ये कहा कि 2025 तक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हल्दी का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है तो किसानों को लगभग 18,000 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल जो है मूल्य मिलता है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि आगे आने वाले सालों में, अगले 3 सालों में ये जो प्राइस है कम से कम 6 से 7,000 क्या होगा और बढ़ेगा, और उनको बेनिफिट होगा। क्योंकि हम क्या हो सकता है, हम वैश्विक जो दुनिया है या वैश्विक जो वर्ल्ड है हम उससे compete करने की कंडीशन में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी है कि आने वाले सालों में हम क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा एरिया जो है वो उस पे हल्दी करने का जो है, हल्दी के फार्मिंग करने का क्या है यहाँ पर प्लान है। उसके अलावा ये भी है कि जो निर्यात से जुड़े किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए स्पेशली राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और जैविक खेती से जुड़े किसानों के लिए राष्ट्रीय जो है सहकारी जैविक लिमिटेड की भी स्थापना की गई है। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर बात किया जाए तो इस किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे क्या हम लोग देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आप देख सकते हैं, लाइक नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड हो गया, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि चाहे खेती में क्या हो सके कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए जो बहुत लंबे टाइम तक क्या हो सस्टेन कर सके। उसके अलावा क्या है यहाँ पर जो कि अभी वर्ल्ड वाइड जो चीजें चल रही हैं, जैसे आप सबको पता है कि नाउ वी आर इन द एरा ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। वी आर अभी नहीं पूरी तरह से आया लेकिन कहीं ना कहीं से वी आर गिविंग मोर प्रेफरेंस अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के क्या ऑलरेडी चीजें स्टैब्लिश हो चुकी हैं। तो इस सब से किसानों की, जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनको क्या होगा, हेल्प मिलेगा। आने वाले समय में वो क्या कर सकेंगे, इसकी खेती जो है जो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि शोध होगा तो उससे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसकी खेती से इनको लाभ हो सकते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स, तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड्स के जो बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस पे हमने यहाँ पर क्या है बात किया। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, हांगकांग कन्वेंशन। अब देखिए आते हैं यहाँ पर कि हांगकांग कन्वेंशन क्या है। सी वन मोर थिंग, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट करना चाह रहे हैं या इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि बेसिकली अगर ये कन्वेंशन हुआ है तो ये किस संदर्भ में है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट, है ना, ये पर्यावरण से संदर्भित है। एनवायरमेंट, अब पर्यावरण के संदर्भ में क्या है, दैट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, हाउ टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट, ठीक है जी।
हाउ टू प्रोटेक्ट, ओके, हाउ टू प्रिजर्व, सो दीज ऑल थिंग मैटर्स, स्पेशली ये बहुत ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें जैसे हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये क्यों जो है चर्चा का विषय बना है, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन स्पेशली जो है ये जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण के लिए, जैसे कि आप देखेंगे जो भी कार्गोज होते हैं, जो भी शिप्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, डंप किया जाता है। तो स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि उनके रिसाइकलिंग को इस तरह से किया जाए ताकि वो क्या रहे, इन्वायरमेंट के फेवर में रहे या इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, पर्यावरण को इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं शिप्स की जो साइज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी गुजरात का जो एरिया है वहां पर आप क्या देखेंगे कि जो शिप्स हैं उनको क्या किया जाता है वहां पर, जैसे डंप करना। तो ये चीजें हर जगह दुनिया के लगभग हर देश में ये प्रोसेस होता है कि जहाजों का रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। लेकिन है क्या कि इस रिसाइकलिंग में व्हाट अबाउट द इन्वायरमेंट, हमें पर्यावरण के बारे में भी सोचना होगा। तो हांगकांग कन्वेंशन बेसिकली इसी से संदर्भित है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, वन सेकेंड, yes, the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling Ship came into force on June 26, 2025, ठीक है ना। जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन 26 जून 2025 को लागू होगा। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि रिसाइकलिंग उसको बेहतर ढंग से करना ये बहुत मैटर करता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि दैट अभी तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये हांगकांग कन्वेंशन है क्या। आइए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में जो संबंधित न्यूज है, व्हाट इज इट। द हांगकांग कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एक वैश्विक संधि है बच्चों, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है भाई, तो जीवन अंत की स्थिति में पहुंच चुके जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही पुनर्चक्रण को विनियमित करना। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चीजें लगती है कि अरे इससे क्या ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ना, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस और दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी ऑल्सो। तो अगर आप ये सोचते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि एवरीथिंग है ना, एंड आवर एवरी एक्टिविटी जो है दैट इज ऑलमोस्ट, वो क्या होता है, वो दिस इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंट ऑल्सो। हमारी कोई भी गतिविधि जो है ना, यानी हम कुछ भी इस तरह के, जैसे हम डंपिंग का काम कर रहे हैं, हम रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ये कहीं ना कहीं से एनवायरमेंट को कितना इफेक्ट पहुंचाता है इन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स और इन नेगेटिव एस्पेक्टिव्स, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ये क्या है, ग्लोबल ट्रीटी है डेवलप्ड अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ टू रेगुलेट द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग एंड ऑफ लाइफ शिप्स। जो भी जहाज आपको पता है जो पुराने हो जाते हैं तो लास्ट में उनको क्या कर दिया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। तो इससे होने वाले, यानी जब जहाजों को तोड़ा जाता है तो इसके तोड़ने के क्रम में पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए। दिस इज द अल्टीमेट objective of the Hong Kong Convention. So minimize health hazards to workers and environmental pollutions from shipbreaking. अब आप देख लीजिए, जहाज तोड़ने से जो श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी खतरा और पर्यावरण प्रदूषण को कम से कम करना, तो ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स ऐसा है कि देखिए, अगर हम ह्यूमंस अपने छोटे छोटे एक्टिविटीज पर अगर नहीं फोकस करेंगे तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो बेसिकली इट रेगुलेट्स हजार्ड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एस्बेस्टस हो गया है ना, यहाँ देख सकते हैं रेगुलेट हजार्ड्स मटेरियल्स लाइक एस्बेस्टस, हेवी मेटल्स एंड हाइड्रोकार्बन। तो एस्बेस्टस, भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन जैसी खतरनाक सामग्रियों को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके अतिरिक्त हम क्या देख रहे हैं, प्रोमोट सेफ वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ड्यूरिंग द शिप डिसमेंटलिंग प्रोसेस। जहाज को तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो हांगकांग कन्वेंशन है, ये आप इसको इसलिए ध्यान रखना है बिकॉज दिस इज नॉट, स्पेशली अगर कहा जाए कि इसका कोई छोटा पहलू नहीं है। बड़े बड़े जहाजों को डंप करना, बड़े बड़े जहाजों को तोड़ना
और जब जब शिप ब्रेकिंग का जो काम होता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या देख रहे हैं कि दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द पर्सन एंड फॉर एनवायरमेंट एज वेल। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे बचाना है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। अब आते हैं इसमें कि व्हाट्स अबाउट द की फीचर्स ऑफ द हांगकांग कन्वेंशन। सो इन्वेंट्री ऑफ हैजर्डस मटेरियल्स रिक्वायर्ड ऑन बोर्ड शिप्स ऑल्सो, जहाजों पर खतरनाक सामग्रियों की सूची बनाना जरूरी है। दूसरा यहां पर है शिप रिसाइकलिंग प्लान्स मस्ट बी अप्रूव्ड बिफोर डिसमेंटलिंग, यानी कि जहाजों को नष्ट करने से पहले जहाज पुनर्चक्रण योजना को मंजूरी मिलनी चाहिए। मीन्स ये है कि विदाउट परमिशन ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। उसमें प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, आपको जो है एनओसी मतलब एक तरह से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप उस काम को कर सकें। रिसाइकलिंग यार्ड्स मस्ट इशू रिसाइकलिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स विद इन 14 डेज, यानी जो पुनर्चक्रण यार्ड है उसको कम से कम 14 दिन के भीतर पुनर्चक्रण पूर्णता प्रमाण पत्र जो है वो इनको दे दिया जाना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द एनवायरमेंट ऑल्सो, दिस इज रिलेटेड विद द पर्सन ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। तो ये क्या है, ये पर्यावरण के साथ साथ जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके हेल्थ से भी क्या है, संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है हांगकांग कन्वेंशन में। तो आपको एक बात ध्यान रखने की, देखिए मैंने आपसे क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर हम लोग इस तरह की चीजों पे अगर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं से आने वाले समय पर हम जो है खास तौर से चाहे वो हेल्थ जो इस तरह के जो कहते हैं ना मतलब बहुत ही हाजर्डस जो मटेरियल्स हैं या फिर जो ह्यूमन हेल्थ को जो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। बहुत हेवी रिस्क से हम क्या हो सकते हैं, अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जरूरी है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में आइए देखेंगे हम लोग यहाँ पर किसमें से क्या है महत्वपूर्ण बातें। स्कॉलरशिप देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा, स्कॉलरशिप आप सभी को पता है, स्कॉलरशिप मीन्स कि कहीं ना कहीं से वो मेधावी छात्र हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो छात्रवृत्ति के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। सो बेसिकली स्कॉलरशिप के पीछे का जो मोटो होता है वो ये होता है कि आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो आपके पढ़ाई के संदर्भ में बाधा ना बने और आप इजिली क्या कर सके, अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। सो नाउ आइए आते हैं हम लोग यहाँ पर, आइए देखते हैं कि इस न्यूज में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सीबीएसई ने हाल ही में शैक्षणिक 2025 और 26 के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा की है, जिसमें कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.government.in के माध्यम के से पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सो बेसिकली द सीबीएसई रिसेंटली अनाउंस्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फॉर द academic year of 2025-26, inviting application from eligible students via the national scholarship portal which is scholarship.government.in। देख लीजिए आप सब लोग इसमें कि खास तौर से सीबीएसई के द्वारा जो है खासतौर से 25 और 26 के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो है स्कॉलरशिप प्लान चलाया जा रहा है और ये आपको scholarship.government.in पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में, यानी अबाउट जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के संदर्भ में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, है ना। तो आते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज अ स्कॉलरशिप स्कीम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको ध्यान रखना है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। सो बेसिकली प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है ये कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो कि आपके हायर स्टडीज में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो ये हम देख रहे हैं शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक छात्रवृत्ति योजना है, यानी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सके। और ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू क्या किया गया है, ये लाया गया है। अब आते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। सो इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है बच्चों की गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए एक बहुत बड़ा हर्डल होता है अबाउट द इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो आपके अंदर वो सारे पोटेंशियल हैं, बट कहीं ना कहीं से वो सारी चीजें आपको क्या करती हैं, रोक देती हैं। तो इस तरह की स्कॉलरशिप उन सभी मेधावी छात्रों के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो चाहते हैं अपने जीवन में कुछ एम को
पाना, ऑब्जेक्टिव्स को, कुछ गोल जो है उनका ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसमें वो हेल्प करेगा। सो बेसिकली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड financial assistance to meritorious students from poor families to meet a part of their day to day expenses while pursuing हायर स्टडीज, है ना। तो जब आप उच्च शिक्षा ले रहे हो तो उस दौरान खासतौर से विशेष तौर पे जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, इससे काफी हेल्प मिलेगा। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पर कि इसके बारे में अलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप क्या है इसमें। ये आप लोग सभी के लिए, जो बच्चे अभी के टाइम पर जो भी कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, उन सबको क्या करेगा, इससे काफी हेल्प मिलेगा। तो मैक्सिमम ऑफ 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप, जिसमें कि 41,000 फॉर बॉयज एंड 41,000 फॉर गर्ल्स है। ओके, एज पर एनम आर प्रोवाइडेड परसुइंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग एटसेट्रा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ये जो स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने, जैसे कि मेडिकल का कोर्सेज हो गया, इंजीनियरिंग का कोर्सेज हो गया ना, इन सब के लिए 41,000 स्कॉलरशिप किसके लिए है, बॉयज के लिए है, और 41,000 स्कॉलरशिप यहाँ पर किसके लिए है, गर्ल के लिए है। अब आते हैं द टोटल नंबर ऑफ, जो ये इसके संदर्भ में देखेंगे कि इसका जो टोटल नंबर, यानी कि देश के विभिन्न बोर्डों से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर सीबीएसई और आईसीएसई के हिस्से को अलग करने के बाद राज्य की 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के जो आबादी के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच छात्रवृत्ति की कुल संख्या को विभाजित किया जाता है। तो इट मींस कि अगर देखा जाए यहाँ पे, सो बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज डिवाइडेड अमंग्स द स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स बेस्ड ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन in the age group of 18 to 25 year, and after segregating the share of CBSE and ICSE on the basis of the number of students passing out from the various boards in the country। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, स्पेशली कि इसमें जो है आप देख सकते हैं लाइक वाइज क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया, है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये तो था, ये सारी चीजें कि भाई किस तरह से स्कॉलरशिप जो है दिया जाएगा, एंड व्हाट इज द बेनिफिट और रेट ऑफ स्कॉलरशिप, लाइक 12,000 पर एनम एट द ग्रेजुएशन लेवल फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज। 12,000 जो है वो शुरुआत प्रति वर्ष जो है कॉलेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पहले 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा। फिर 20,000 पर एनम एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जब आप स्नातकोत्तर कर रहे होते हैं तो 20,000 प्रति वर्ष मिलेगा। फिर 20,000 per annum in the 4th and the 5th year of the student pursuing professional courses in cases where duration of the course is 5 year। जैसे कि आपको पता है कि कुछ जगहों पे कोर्सेज 4 ईयर है, कुछ जगह पे 5 ईयर है, तो वहां पर इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में 20,000 का क्या मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जो सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर लाया गया है ना, तो इसमें प्रॉपर वे में क्या है, यहाँ पे ये भी है कि जो एप्लीकेंट है मस्ट बी परसुइंग रेगुलर डिग्री कोर्सेज। में ऐसा नहीं है कि आप जो है ओपन से कहीं कुछ कोर्स कर रहे हो, नहीं, आवेदक को नियमित डिग्री कोर्स करना चाहिए। उसके अलावा आवेदक को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और संबंधित नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेज हैं वहां से कोर्स कर रहे हों। तो इस प्रकार से सो द एप्लीकेंट मस्ट बी परसुइंग कोर्सेज एट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड द रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज कंसर्न। तो वो क्या होगा, आपको वहां पर यहाँ पर क्या होगा, मान्यता यहाँ पर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके माध्यम से, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जब स्कॉलरशिप किसी को दिया जाता है तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाता है, ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए होता है कि बैंक में आपको खाता खोलना होगा, है ना, दैट इज कंपलसरी मैंडेटरी कि आपका बैंक में क्या हो, आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सत्यापित करेगा, यानी जो एप्लीकेंट है मस्ट बी वेरीफाइड बाय द स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। सीबीएसई ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि सभी आवेदकों के जो छात्र जो हैं यहाँ पे आवेदनों को छात्र के कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। यानी मान लीजिए आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट स्कॉलरशिप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई बाय योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तभी ये क्या होगा, आगे आपका स्कॉलरशिप का जो भी प्लान आप जो सीबीएसई के थ्रू जो लाया गया है तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। अभी मैंने बताया यहाँ पे कुछ जो है एक्सक्लूशंस भी हैं। एक्सक्लूशंस क्या है यहाँ पर, तो एक्सक्लूशंस लाइक जो भी दूरस्थ शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम वाले छात्र जो है दैट आर नॉट एलिजिबल। जो छात्र पहले से ही राज्य द्वारा संचालित कोई ऐसे स्कॉलरशिप के साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी इसका बेनिफिट्स नहीं उठा पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ समझिएगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सीबीएसई के द्वारा जो अभी ये जो स्कॉलरशिप लाया गया है ये 100% जो भी स्टूडेंट्स जो हैं जो कि सक्षम नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि स्कॉलरशिप हमेशा स्टूडेंट्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है, स्पेशली फॉर देयर एजुकेशन
पर्सपेक्टिव, एंड अगर उनके घर या फैमिली इस बर्डन को, या मान लीजिए जैसे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बर्डन को नहीं आगे ले जा पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, सो व्हाट वी कैन सी स्पेशली इन दिस न्यूज़, कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ है, डेफिनेटली दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर ऑल्सो। तो ये इनको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आज का न्यूज़ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल। जुड़े रहिए, कनेक्ट विथ अस, दिया IAS। थैंक यू।